आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि फ्रेशर्स हैं और अच्छी जॉब चाहते हैं, फैंग कंपनीज में जॉब चाहते हैं। फैंग कंपनीज का मतलब है आप फेसबुक में जॉब चाहते हैं, एप्पल में जॉब चाहते हैं, अमेजॉन में जॉब चाहते हैं, गूगल में जॉब चाहते हैं। तो ऐसी कंपनी में प्लेसमेंट कैसे हो, इसके लिए आप अक्सर गाइडेंस चाहते हैं। आप इधर उधर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुनते होंगे, गाइडेंस लेते होंगे, लेकिन आप चाहते हो कि पर्सनली थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। अब ऐसे में आपको चाहिए, अगर अमेजॉन में जाना है तो अमेजॉन का एक्सपीरियंस रखने वाला कोई व्यक्ति हो, जिसने अमेजॉन का इंटरव्यू क्रैक किया हो। वो आपको अच्छे से गाइड कर सकेगा कि कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। आपको अगर फेसबुक में जाना है तो फिर आपको ऐसा बंदा चाहिए जिसने फेसबुक में जॉब कर रखी हो। ऐसे ही अगर आपको गूगल में जाना है तो आपको गूगल का बंदा चाहिए। तब जाके आपको ट्रू गाइडेंस मिलेगा, तब जाके आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हमें करना क्या है इन कंपनीज में जाने के लिए। तो अगर इन तीनों खूबियों को देखें तो मुझे 3 अलग अलग बंदे चाहिए। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी जिसने करी हो, जिसको पता हो प्रोजेक्ट बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है, जिसको मालूम हो कि जॉब हंटिंग कैसे की जाती है। इनफैक्ट जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी पहली जॉब इन फैंग कंपनीज में नहीं लगी है, लेकिन वो सपना देख रहे हैं कि इन बड़ी कंपनीज में उनका प्लेसमेंट हो, अच्छा पैकेज हो। अब ये सब कुछ चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको आज जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं इस पॉडकास्ट में, वो ऑल इन वन है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका नाम है रोहित वर्मा। सबसे पहले स्वागत है रोहित आपका इस mysurgery पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर। तो रोहित, सबसे पहले आप अभी कौन सी कंपनी में काम करते हैं? सर अभी मैंने 2 वीक पहले ही गूगल ज्वाइन करा है। ग्रेट। और इसके पहले किस कंपनी में थे? इससे पहले मैं था फेसबुक में। वाह। और उसके पहले? उसके पहले मैं अमेजॉन में था। तो बताइए, ये तीनों कंपनीज का एक्सपीरियंस रखते हैं, तीनों कंपनीज का इन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है। न केवल इतना, मुझे ऐसा भी पता चला था कि आपने इंटरव्यू भी कंडक्ट करें। कितने इंटरव्यूज आपने लिए होंगे अभी तक? मैंने अगर पूरे करियर में अगर मिलाया जाए मेरे ऑफिशियली अमेजॉन की सिर्फ बात करें तो मैंने अकेले अमेजॉन में 1000+ इंटरव्यूज कंडक्ट करे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आज की पॉडकास्ट क्यों स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज आपको वो गाइडेंस मिलने वाला है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक ऐसा शख्स जिन्होंने न केवल ये कंपनीज क्रैक करी हैं, बल्कि उनको इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस है। आज हमको वो सवालों के जवाब मिलेंगे कि एक्चुअल में इंटरव्यू लेने वाला आप में क्या क्वालिटीज देखता है, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या और करना चाहिए। आज सब की बात होगी और रोहित हमारे साथ हैं और ये थोड़ी सी लंबी पॉडकास्ट होने वाली है, डिटेल में होने वाली है, बहुत सारी बातें इसमें होने वाली है। तो अंत तक आपको जुड़े रहना है ताकि आप हर सवाल का जवाब ले सकें और ये डेफिनेटली आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। रोहित, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप किस कॉलेज से पढ़े? जो मैंने लास्ट डिग्री जिस कॉलेज से ली है, मैंने IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि IIT से पढ़ा है तो फिर तो ये इसकी जॉब लगनी ही थी, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो वो रिलेट नहीं कर पाए, उनको लग रहा है कि ये बंदा ना हमसे थोड़ा अलग है। तो अभी हमें उन्हें वो बात बतानी पड़ेगी जिससे उन्हें ये समझ में आए कि आप उनसे अलग नहीं हो। तो अब हमको जर्नी शुरुआत करनी पड़ेगी वहां से जहां आपने सपना भी नहीं देखा था इन कंपनीज में जाने का, यानी आपके स्कूल टाइम पे आपका कैसा था। सबसे पहले मुझे बताइए आपका जो घर कैसा था, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, स्कूलिंग कैसी, पढ़ाई में आप कैसे थे? सब घर की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल कंडीशन या जो भी कंडीशन हो सकती है कि स्टूडेंट के अराउंड, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी। जितना वर्ड्स आप समझ सकते हैं, जितनी स्ट्रगल्स आप इमेजिन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज की प्रॉब्लम थी घर के साथ। और जो मेरी स्कूलिंग भी थी वो भी बहुत ज्यादा, मैं बहुत सारे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मेरी कभी एक स्कूल में नहीं स्कूलिंग रही बिकॉज ऑफ घर की फाइनेंशियल कंडीशन। मोस्ट ऑफ द जो मेरी लेटर हाफ में जो स्कूलिंग हुई है वो सरकारी स्कूल में हुई है, जहाँ पे टीचर्स का अता पता ही नहीं होता था कभी कि टीचर्स होते थे नहीं होते थे। चीटिंग के इश्यूज थे उन स्कूल्स में। और अब जितना इमेजिन कर सकते हैं, मतलब अब उसमें मैं बहुत अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो हो सकता है बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता हूं। बट हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं जो भी अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए, वो सारी ही थी ऑलमोस्ट। आपका जो एकेडमिक रहा है स्कूल टाइम पे, वो कैसा रहा होगा? क्योंकि जब आप बता रहे हो कि आप
ऐसे स्कूलों से पढ़े जहाँ पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं था, आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी उतनी अच्छी नहीं थी कि आप अच्छे स्कूल अफोर्ड कर सकें, तो फिर आपका एकेडमिक कैसे अच्छा रहा? सर एकेडमिक भी आप जितना वर्स समझ सकते हैं उतना वर्स था। बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा अगर मैं अपनी मार्कशीट्स आपको दिखाऊं, तो पढ़ाई में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और खास तौर से मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। बहुत मतलब मेरे 9th में अगर देखे जाए तो 34-35%। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मैथ्स में वीक थे, बहुत आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा नहीं था? बहुत अच्छा क्या मतलब एवरेज से भी कम था? बहुत आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, पेरेंट्स को उतनी जागरूकता नहीं थी, बिल्कुल। तो इतनी सारी ऑड सिचुएशन के बाद आप आईआईटी जैसे जगह पर गए, और उसके बाद फिर आपका जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। तो आपके जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी तो आप क्या करते थे? आपके फादर क्या करते थे, आप क्या करते थे उस समय? मेरे पिताजी जो थे वो इलेक्ट्रिशियन थे। लोगों के घर जा जाके जो भी काम मिले, और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन नहीं, बेसिकली कंडीशन इतनी खराब थी कि उनको जो भी काम मिले वो करते थे। और उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से रखें, जो भी एक पिता के जो जो चीज़ें होती हैं जो अपने बच्चे के लिए करना चाहता है। बट इतनी प्रॉब्लम्स थी घर में कि अक्सर मैं भी उनके साथ जाया करता था काम पे। वो जाते थे तो उनके साथ मैं भी जाता था। तो बहुत सारे आसपास के घरों में मैंने जा जा के काम किया है। कोई भी कुछ भी ऑड काम हो, कि पापा इलेक्ट्रिशियन में कुछ कर रहे हैं, फैन फिट कर रहे हैं, तो उनको सामान उठा के देना। और ये था, कभी पढ़ाई की तरफ फोकस था ही नहीं, क्योंकि स्कूल जाना होता नहीं था सरकारी स्कूल की वजह से। तो पापा के साथ वही जो थोड़े बहुत जो पैसे कमाते थे उसी में खुश हो जाते थे कि अच्छा यही काम अच्छा है। तो आपका घर कैसा था उस समय? तो घर तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि छत नहीं थी घर में कभी भी। ओके। बरसात में जो दिक्कतें आती है बिना छत वाले घर में, वो सारी परेशानियां झेली है बचपन से बड़े होने तक। दिस इज सो इंस्पायरिंग एक्चुअली रोहित, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब आपका इंट्रोडक्शन सुना तो उन्होंने अभी इमेजिन नहीं करा होगा कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती है। बिकॉज मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, हमारे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो शायद हम बड़े सपने नहीं देख सकते। तो आपने इतनी ऑड सिचुएशन में रह के ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि आप पढ़ाई की तरफ आ गए और आप अपना करियर बना पाए? बिल्कुल। तो सर देखिए, टर्निंग पॉइंट का मैं यहाँ पे सभी को बताना चाहूंगा कि हर कोई भी पर्सन हो, वो कितना भी बोले कि मैंने अकेले सब कुछ किया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। कोई ना कोई तो आपको गुरु चाहिए ही होता है, कोई ना कोई मेंटर गाइडर जो बताए कि ये करोगे तो कुछ हो सकता है। तो इस मामले में मैं बहुत बहुत ज्यादा लकी रहा, बहुत ज्यादा लकी मानता हूं अपने आप को कि मैं किसी तरह सौरभ सर से मिला। और हमारे सौरभ सर के भी टीचर हैं, शरद गुप्ता नाम है उनका। और मेरे बहुत सारे दर्शक शरद सर को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस तरह से भी जानते हैं कि वो मेरे टीचर रहे। बिल्कुल। तो शरद सर मतलब इज अ नोन फेस। बिल्कुल। तो मैं उस दिन को ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, जिस दिन मैं आप लोगों से मिला। और वहां पे भी आइडिया ये नहीं था कि मुझे पढ़ना है या कुछ करना है। मेरा बेसिकली इनसे मिलने का जो पॉइंट था वो ये था कि सर कुछ काम मिल जाए, कुछ हो जाए, मतलब कुछ आप काम शुरुआत में जॉब लेने के लिए आए थे? जॉब लेने के लिए मैं आया था कि यार कुछ काम मिल जाए और ऐसा कुछ हो कि मैं पढ़ भी सकूं उससे। तो मेरे जो उस समय कुछ आइडिया ही नहीं था लाइफ में कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से हेल्प करी, कभी स्पून फीडिंग नहीं कर दी कि ठीक है मैं आ गया इनके पास तो मेरे को पैसे दे दिए, ये लो जाओ पढ़ लो, वैसी हेल्प नहीं थी। बट जो मुझे रियल हेल्प चाहिए थी, मतलब जैसी हेल्प, एक बेस्ट पॉसिबल हेल्प आप किसी के लिए क्या कर सकते हो? आप उसको खाना अगर खिला दोगे तो वो उसके लिए कभी हेल्प नहीं है। अगर आप उसको खाना बनाना और खाना कमाना अगर सिखा सकते हो तो वो सबसे बड़ी हेल्प होती है। तो मेरे लिए इन लोगों ने वही करा, हर तरीके से सपोर्ट करा। मैं सपोर्ट भी गिनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ चीजें बताता हूं। इन्होंने मुझे पहली बात तो जॉब दी, जहां भी ये काम करते थे मेरे लिए जॉब क्रिएट करी। वो जॉब थी कि नहीं थी मेरे को नहीं पता, तो मेरे लिए जॉब क्रिएट करी ताकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे कि मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूं। तो मेरे अंदर वो फीलिंग भी कभी नहीं आने दी कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं जताया। दूसरी चीज, मुझे ट्यूशंस दिलवाई, क्योंकि इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट था उस समय, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को होम ट्यूशंस चाहिए होती थी, तो मुझे ढेरों होम ट्यूशंस मिलाई
जिसकी वजह से मेरा घर चल सका, क्योंकि एक पॉइंट आ गया था फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी। तो वो अगर मेरे पास होम ट्यूशंस नहीं होती तो पता नहीं क्या होता उस समय। तो वैसे हेल्प करी, मुझे गाइड करा कि बेटा तुम ये पढ़ो, इस एग्जाम को क्रैक करो, मुझे स्पेसिफिकली टारगेट सेट किया। तो मेरे पास जब टारगेट था तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी लाइफ में कि करना क्या है। तो मुझे एक प्रॉपर टारगेट दिया। मुझे सबसे बड़ी चीज, मुझे आईआईटी के बारे में बताया, बिकॉज मुझे को तो आइडिया ही नहीं था कि आईआईटी होता क्या है। मुझे आईआईटी की इंपॉर्टेंस बताई, जहां से मेरे दिमाग में ये चीज घर कर गई कि कुछ भी करके आईआईटी में जाना है, कैसे भी करके, चाहे जो हो सके। तो आपने पहले बीएससी किया है जी, और बीएससी आपने भोपाल से ही किया है, बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपने आईआईटी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम एमसीए का होता था, हाँ, अभी वो नहीं होता है, अभी आईआईटी में एमसीए नहीं होता, लेकिन जिस समय ये थे तब आईआईटी से एमसीए होता था। तो उसके लिए जैम एक एग्जाम होता था, और वो क्योंकि एक अकेले कॉलेज के लिए नेशनल लेवल का एग्जाम होता था, तो उसको क्रैक करना बहुत टफ था। क्यों टफ था? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थी। तो आपकी क्या रैंक आई थी? मेरी 23 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। और मैं बता दूं कि ये कितना टफ एग्जाम है, उसका जस्ट मैं एक आइडिया देता हूँ। अराउंड 40 से 50,000 बच्चे एंट्रेंस देते थे, और जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स थी मेरे टाइम पे वो थी 24। अगर मेरी रैंक 25 आती तो नहीं होता, तो मेरा नहीं होता। वाह। तो 24 सीट थी। अब आप 24 को 40,000 से डिवाइड करो, बेसिक प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करो। ये प्रोबेबिलिटी वर्स है आईआईटी जेईई के एग्जाम से भी, राइट। तो यहाँ पे आप ये रेशियो अगर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है, बहुत कम आईआईटी जेईई के एग्जाम से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम है। आईआईटी में आज 20,000 सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पे सीट्स ही 24 हैं। तो उस तरीके से आप देखो तो बड़ा ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। तो आपका एक टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब आप शरद सर से मिले, मेरे से मिले, और वहां पे आपने पढ़ाई की तरफ जागरूकता आई, आप फाइनेंशियली भी थोड़ा सा अपने आप को हेल्प कर सकते थे, घर को हेल्प कर सकते थे, और उसके बाद फिर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। तो ये सेकंड टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। तो आईआईटी में रह के आपको क्या की पॉइंट्स मिले जिसके कारण आपने अपने आप को इतना ग्रूम कर लिया? तो आजकल वैसे एक ट्रेंड चल रहा है सर, मैं आपको बता दूं कि हर कोई अपने प्रोफाइल पे, जैसे जो भी बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, वो अपने प्रोफाइल पे लिखता है नॉट फ्रॉम आईआईटी, नॉट फ्रॉम एनआईटी। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल अपने आप को मार्केट करते हैं कि हम लोग बट मैं तो आईआईटी को ही क्रेडिट दूंगा, बिकॉज वहां पे जो मैंने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखा, जिस तरीके से लोग, जिस तरह के उनके एस्पिरेशंस थे लाइफ में कि हमें ये करना है। अब देखो मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस अपना स्टार्टअप करते हैं, बहुत सक्सेसफुल स्टार्ट। आप अगर निकालोगे रेशियो, तो चाहे कोई कितना भी बोले कि हम नॉन आईआईटी से पहुंच गए, बट वो जो काउंट है वो बहुत कम है। दे आर लाइक एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल जो वहां तक पहुंचे हैं। आईआईटी आपकी ये लाइफ बहुत इजी कर देती है, काफी इजी कर देती है। जब मैं कॉलेज में पहुंचा, अगर मैं सही बात बताऊं तो मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ही वहां पे देखा। अच्छा, उससे पहले आपने कंप्यूटर देखा ही नहीं, मतलब देखा होगा बट कभी टच तो किया, कीबोर्ड टच नहीं करा उससे पहले कभी लाइफ में। तो जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट टाइम हम लोग जब लैब में गए, और मैं बहुत बेसिक चीज पूछ रहा था लोगों से, अपने क्लासमेट से कि यार ये कैसे करूं, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये मजाक कर रहा है या ये अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, इसको इतनी बेसिक चीज नहीं पता, कंप्यूटर को टर्न ऑन कैसे करते हैं, या कैसे कोई, मतलब लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। सबका मेरे अराउंड जो है बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा था। पर मैंने जैसे उनको बताया कि यार मैं पहली बार ही कंप्यूटर देख रहा हूँ लाइफ में, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो आई एम वेरी लकी कि मेरे क्लासमेट्स जो थे बहुत हेल्पफुल थे। काफी लोगों ने मेरी काफी मदद करी उस समय कि यार ऐसे प्रोग्राम होता है, ऐसे कोई ऐप होता है। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। वो आज के मैं बच्चों को बता ही नहीं सकता वो फीलिंग, बिकॉज अब सबके पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन इज बेसिकली नाउअडेज इज कंप्यूटर। अब नॉर्मल मोबाइल फोन्स नहीं आते, पूरा उनके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है आजकल फोन्स। तो मैं आज के बच्चों को, अभी की जनरेशन को तो बता ही नहीं सकता कि वो फीलिंग क्या थी, कि ये होता क्या है टेक्नोलॉजी का। Exactly. तो मेरा वैसा एक्सपीरियंस। तो आपका फिर कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, कॉलेज के थ्रू ही हुआ होगा आपका प्लेसमेंट। तो आपकी पहली कंपनी कौन सी थी? तो जब कॉलेज में हुआ कि सेकेंड ईयर में ही एक कंपनी आ गई थी। उनका ये था कि हम प्लेसमेंट के टाइम पे नहीं आएंगे, हम पहले ही एक हायरिंग कर लेते हैं।
तो उस कंपनी का नाम था जोश टेक्नोलॉजीज, जिसमें मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। अच्छा। अब आईआईटी में हम लोग जनरली ये करते हैं कि किसी का अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो चाहे उसको अच्छी कंपनी में हुआ हो नहीं हुआ हो, उसको बाकी कंपनी में बैठने नहीं देते हैं, बिकॉज आपका तो हो चुका है ना, बाकी लोगों को चांस मिलना चाहिए। तो फिर जो कंपनीज आ रही थी बाद में बहुत अच्छी अच्छी, मैंने वो ऑफर ले लिया, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि जॉब लगना ही बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। तो मेरे को जो मिला मैंने ले लिया, और उसमें काफी लोगों ने बैठे थे, बट सिर्फ मुझे अकेले को वहां से ऑफर मिला था उस कंपनी से, जिसने मुझे इंटर्नशिप और जॉब, फुल टाइम जॉब दोनों ऑफर कर दी थी उसी समय। Okay. मैं काफी रिलैक्स हो गया था, सेकेंड ईयर के एंड में ही रिलैक्स हो गया कि अब मेरी तो जॉब लग चुकी है। बट देन आई रियलाइज कि बाद में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आनी थी, अमेजॉन, गूगल और कुछ कुछ कंपनी। तो आप इसमें अपीयर नहीं हो पा रहे थे? मैं अपीयर नहीं हो पा रहा था, बट फिर हम लोगों ने रूल बनाया कि जो जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनमें एनीवेज बाकी लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां पे हम अलाउ करते हैं। मतलब ड्रीम कंपनी को अलग कैटेगरी में रखा? अलग कैटेगरी में रखा। ठीक है। तो एक कंपनी आई स्पेसिफिकली जिसका नाम था कॉमन फ्लोर, और उस कंपनी में मेरे को स्पेसिफिकली अलाउ किया गया बिकॉज उस कंपनी का जो पहला ही क्राइटेरिया था वो था कोडिंग क्रैक करने का, एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड था उसके लिए। और मेरे क्लासमेट जानते थे सारे कि ये कोडिंग में अच्छा है, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर के बाद में कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने लगा था। Okay. और मेरी क्लास वालों को ये बात पता थी। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे क्लासमेट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन लोगों ने बोला कि तू अपीयर कर बिकॉज तेरे चांसेस ज्यादा हैं ये इंटरव्यू क्रैक करने का, एक अच्छी जॉब लेने का। तो जब वो एग्जाम दिया मैंने, और वो उस कंपनी के लिए ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज अलाउड था वो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। उन्होंने करीब 4 क्वेश्चन हमें कोड करने के लिए दिए थे, तो मैं 4 में से 3 क्वेश्चन और लास्ट वाला भी आधा सॉल्व कर लिया था। तो इतना मेरा स्कोर था। जो सेकंड रैंकर था उसने सिर्फ 1 क्वेश्चन सॉल्व करा था। इतना ह्यूज गैप। तो इसका क्रेडिट आप देते हो कि आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग करी थी, जिसकी वजह से मुझे मेरी स्पीड अच्छी थी कि मैं फटाफट क्वेश्चन का आइडिया बना के उसको सॉल्व करके सबमिट कर सकता था। और वो ऑनलाइन टूल पे, ऑनलाइन जैसे कि कोडशेफ होता है उस तरह के प्लेटफॉर्म पे वो एग्जाम कंडक्ट हुआ था। फिर मेरे इंटरव्यूज हुए उसके बाद में, तो वो स्क्रीनिंग ही थी, चाहे मेरी रैंक अच्छी थी बट उसके बेसिस पे मुझे सिलेक्ट नहीं किया था उन्होंने। फिर मेरा इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू करीब रात में 2 बजे हुआ, और तब थोड़ी मेरी तबीयत वगैरह भी काफी खराब थी, मुझे चिकन पॉक्स हो रखा था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल से ही मैं कंबल ओढ़ के इंटरव्यू देने गया। तो वो लोग जो इंटरव्यू लेने आए थे वो आज भी मेरा उस बात के लिए काफी मजाक उड़ाते हैं। और एक मेरे सोशल सर्कल में वो है कि ये ऐसे इंटरव्यू देने आया था जब हमारा इंटरव्यू दिया था, और रात के टाइम पे था, क्योंकि कंपनीज जनरली कोशिश करती है एक ही दिन में पूरा प्रोसेस करे, और हजारों बच्चे होते हैं, इंटरव्यू लेने में टाइम लगता है। वहां से उन्होंने मुझे जॉब ऑफर दिया। जॉब ऑफर जब दिया उन्होंने मेरे से एक चीज पूछी कि तुम इंटर्नशिप कहीं पे कर रहे हो क्या? तो मैं कहा हम एक कंपनी में मेरे पास इंटर्नशिप का ऑफर है। तो बोला कि तुम इंटर्नशिप भी हमारे साथ ही कर लो, हम तुम्हें इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये और भी अच्छा है कि मैं जहां जॉब करूंगा वहीं इंटर्नशिप करूं, तो मेरे लिए जब मैं जॉब पे जाऊं तो मेरे पहले दिन से मैं प्रोडक्टिव रह सकता हूं उस कंपनी में, बिकॉज मैं इंटर्नशिप में सारा कंपनी का कल्चर और जो उनका काम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सब चीज सीख चुका हूँ। और उस समय में मुझे अराउंड 35,000 स्टाइपेंड मिला था 2014 में, जो आज की डेट में कई लोगों की सैलरी नहीं हो पाती बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो ये जो कंपनी है कॉमन फ्लोर, ये बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी थी, स्टार्टअप थी, और इसको स्टार्ट किया था सुमित जैन ने। सुमित जैन मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और सुमित जैन आईआईटी से ही पढ़े हुए हैं, और शायद इसलिए उनका एक झुकाव रहा होगा कि आईआईटी से हमें स्टूडेंट्स को लेना है, तो उन्होंने इनको लिया। और आपको एक्सपीरियंस होगा कि उस समय गौरव मुजाल भी उनके साथ में काम करते थे। बिल्कुल। गौरव मुजाल जिन्होंने अनअकैडमी बनाई है, और अनअकैडमी आज आप सभी लोग उसका नाम जानते हैं और काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो ये वहाँ पर उस समय जॉब करते थे गौरव मुजाल, और बाद में अभी सुमित जैन जो हैं वो अनअकैडमी का एक ग्राफी एक प्रोडक्ट है उसको लीड करते हैं, और शायद आप लोग शायद जानते होंगे इस बारे में। तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस रहा वो कॉमन फ्लोर के साथ रहा। बिल्कुल। और क्योंकि आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काफ़ी करी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में भी जानना चाहता हूँ, लेकिन इसको मैं डिटेल में थोड़ा बाद में लूँगा जब हम लोग फैंग कंपनीज के इंटरव्यू पे स्पेसिफिकली आएंगे। तो शुरुआत में यहाँ से करना चाहता हूँ कि जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखी वो कौन सी थी? ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी सी। ओके, सी लैंग्वेज पढ़ी थी। बहुत सारे दर्शक यहाँ पर पूछते हैं कि गूगल जैसी कंपनी में प्लेस होने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो इसका क्या जवाब देंगे आप?
तो गूगल जैसी कंपनी में, गूगल का अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन ही देखें तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन होता है एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग, एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, उनके कौन सी होगी ये कभी मेंशन नहीं होता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई फर्क नहीं ठीक पड़ता है, इस बात से। ठीक है। तो ये एक सवाल का जवाब आप लोगों को मिल चुका है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी सीख लीजिए, गूगल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू दीजिए, आप सी में दीजिए, C++ में दीजिए। दूसरी चीज, आजकल थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है कि C++ तो अब आउटडेटेड हो चुकी है, कोई कंपनी यूज नहीं करती होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि सारी बड़ी कंपनीज C++ की तरफ माइग्रेट हो रही हैं। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री ट्रेंड है। C++ का तो ऐसा है कि मतलब मैं इंस्टाग्राम में था, मेरी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही C++ थी। और सारी अगर आपका गोल सॉफ्टवेयर में है सिर्फ पैसा कमाना, तो सबसे ज्यादा जो पे करती हैं कंपनीज वो होती हैं हेज फंड कंपनीज। लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्यादा नॉलेज क्या है ये हेज फंड? हेज फंड जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, जो प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग करती हैं, एल्गो ट्रेडिंग जो होती है। कुछ कंपनीज का अगर मैं नाम लूं यहाँ पे, तो जेन स्ट्रीट, टावर रिसर्च, अल्फाग्रैप, ऐसे करके काफी सारी। और यही कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा सैलरी पे करती हैं, इतनी पे करती हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वाह, ये कंपनीज जनरली बच्चों को पता नहीं, और ये सारी कंपनीज सिर्फ C++ डेवलपर्स ही ढूंढती हैं। इन कंपनीज में अगर जाना है आपको तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तो वो C++ डेवलपर्स ही ढूंढते हैं, बिकॉज उनको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है जो बहुत फास्ट हो, बहुत परफॉर्मेंट हो, क्योंकि वहां पे नैनो सेकेंड्स का गेम होता है ट्रेडिंग करने में। एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे फास्ट है, राइट, और कम से कम मेमोरी में काम कर लेती है, और इस तरह की रिसर्च में भी सी लैंग्वेज नंबर 1 पे थी। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं कि पाइथन जैसी लैंग्वेज जो आज इतनी ज्यादा पॉपुलर है, वो पहले 20 में भी नहीं थी। बिल्कुल। तो ये बात लोगों को समझनी होगी कि मार्केट में पॉपुलैरिटी वाइज बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सबका अपना रोल है, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की जर्नी हमें शुरू करनी है, कहीं से शुरुआत करनी है, तो वो लैंग्वेज सी लैंग्वेज होनी चाहिए। बिल्कुल, सी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे अब आपका जो कोर अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग की, आपको पूरी चीज विजिबल होती है, आपके कंट्रोल में होती है। वहां पे आपकी जिम्मेदारी है मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना। वहां पे कोई बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरीज उतनी स्ट्रांग नहीं है सी में, खासतौर से आपको अगर बाइनरी सर्च का भी कोड लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो वहां से आपके लॉजिक्स और बेस अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उन्हीं लैंग्वेज से डेवलप होगी। तो मैं किसी को भी, कोई भी अगर मुझसे पूछेगा कि मेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मैं हमेशा बोलूंगा C++ से ही शुरू करो। तो बहुत सारे लोगों को जो मिसकंसेप्शन था, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं और ऑथेंटिक जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होती है। मैं हमेशा से इस चैनल पे बोल रहा हूं कि आपको अगर प्रोग्रामिंग की जर्नी शुरू करनी है तो वो सी लैंग्वेज से ही शुरू करनी है। सी के बाद C++, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ना होगा, और यही चीज़ रोहित भी यहाँ पर कह रहे हैं, और इनका प्रोफाइल मैंने आपको बताया, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी मिल रही है। ये कोई आउटडेटेड लैंग्वेजेस नहीं है, किसी बहकावे में जाने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा टाइम प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने पे पहले देना ही पड़ेगा। ये शॉर्टकट नहीं है, और उसमें सबको दिक्कत जाती है। प्रोग्राम्स शुरुआत में किसी को नहीं बनते हैं, धीरे धीरे करके ही वो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस माय सर जी के प्लेटफॉर्म पे यही कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को सी लैंग्वेज पहले पढ़े, बिल्कुल, C++ पढ़े और डेटा स्ट्रक्चर पढ़े। बिल्कुल। अब हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आप मेंटरिंग भी करते हैं, बिल्कुल, राइट? तो ये मेंटरिंग क्यों करते हैं आप? आपकी इतनी अच्छी जॉब है, तो मेंटरिंग की क्या जरूरत है? मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुझे मेंटरशिप मिली आपके थ्रू, शरद सर के थ्रू, मेरे को लगता है कि और बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज भी आती हैं। जब लोग मेरे को लिंक्डइन पे मेरा देखते हैं प्रोफाइल कि कोई भैया हैं जो भोपाल से हैं और गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में, अमेजोन में काम कर रहे हैं, तो उनकी भी बहुत सारी क्वेरीज आती थी, बहुत मैसेजेस आते थे कि भैया प्लीज आपका नंबर दे दो, हमें बात करनी है, हमें समझना है। जब ऐसा बहुत होने लगा तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं प्रॉपर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके या किसी तरीके से इनको मेंटरशिप प्रोवाइड करूं। और एक और कारण है मेंटरशिप का, मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, जैसे मैंने बताया कि मैं पहले पढ़ाता था बच्चों को, टीचर था, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है, मैंने घर जा जाके होम ट्यूशंस पढ़ाई हैं, अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाता था। और मेरे ट्यूशन का कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं था, मेरे पास नर्सरी का बच्चा भी आता था और 12th का बच्चा भी आता था, कॉलेज ग्रेजुएट भी आता था।
पढ़ने, कॉलेज लेवल की मैथ्स पढ़ने। तो मेरा पढ़ाने में हमेशा इंटरेस्ट रहा है, और मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं कि आप अगर 100 लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हो, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो वो आगे बढ़े ना बढ़े, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है उससे। तो एक्चुअली में लोगों को लगेगा कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, बट मेरा भी बहुत फायदा होता है उस लिंक्डइन पे अभी एक पोस्ट भी था, शायद हम लोग दोनों ने उस चीज को कमेंट किया था। बिल्कुल। और उसमें इसी बात को बढ़ावा दिया गया था कि आप जब दूसरों को कुछ सिखाते हैं, अपने जूनियर्स को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आप लोग एक्चुअल में खुद की मदद करते हो। आप खुद तभी अपने लेवल को बढ़ा पाते हो। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन कंपनीज में जाने का सपना देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे बताना है कि अमेजॉन में कैसे सिलेक्शन होगा, उसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, या गूगल का कैसा है, या मेटा का कैसा है, तो मेरे ख्याल से एक एक पूरी पॉडकास्ट हम एक ही पे कर सकते हैं। तो हम उसके डेप्थ में अभी एकदम नहीं जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक जेनरिक लेवल पर मुझे जानना है, आपने क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज लिए, तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट में? क्योंकि अभी देखिए सब लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कैसी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, कैसे इन कंपनीज को अप्रोच करना है। बिल्कुल। तो एक शॉर्ट में अगर हम जानना चाहें कि कैसे ये अप्रोच कर सकते हैं, आप क्या देखते थे स्टूडेंट में कि इसको मुझे सेलेक्ट करना है? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे पास ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं, और हर पैरामीटर पे हम कुछ मार्क्स असाइन करते हैं कि इस पैरामीटर पे ये कैसा है कैंडिडेट। तो मैं वो आपको पैरामीटर्स बता सकता हूं। कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एक पैरामीटर हमारा होता है कोडिंग। कोडिंग मींस कि उसकी उस लैंग्वेज पे कितना वो हैंड्स ऑन है। एक बार उसने अगर आइडिया बता दिया, उस आइडिया को वो कोड में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लेता है और कितना एरर फ्री उसका कोड होता है जब वो फर्स्ट टाइम ही टाइप करता है। तो अगर वो सेमीकोलन मिस कर रहा है, स्पेलिंग किसी फंक्शन की गलत लिख रहा है, तो हमें ये पता लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन नहीं है, अगर उस लैंग्वेज पे अथॉरिटी नहीं है। हाँ, राइट। और वो बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन का मतलब है कि वो उसकी टाइपिंग की स्टाइल से ही पता लग जाता है कि वो उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कितने भर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इस बारे में उसी स्पीड से पता लग जाता है हम लोगों को। तो पहला पैरामीटर होता है कोडिंग। कोडिंग में 2 पैरामीटर होते हैं, एक्यूरेसी और स्पीड। एक पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मींस कि आपको वो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है कि एक कहानी के फॉर्म में हो, वो उसमें से जो कोर है वो निकाल पा रहा है कि नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम में वो उस प्रॉब्लम को एक जेनरिक प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया उसने, और प्रॉब्लम के कितने मल्टीपल डिफरेंट सॉल्यूशंस वो बता पा रहा है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं और फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और अलग अलग सॉल्यूशन में वो हमें ट्रेड ऑफ्स बता सके कि ये वाले सॉल्यूशन में मेमोरी थोड़ी ज्यादा लगेगी बट ये वाला सॉल्यूशन फास्ट रहेगा, ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा स्लो रहेगा पर इसमें मेमोरी कम लगेगी। उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो कंप्यूटर साइंस की। तो प्रोग्राम की एफिशिएंसी के जो मैट्रिक्स होते हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि उस बच्चे को उसके बारे में पता भी है कि नहीं पता? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हमेशा क्वेश्चन जब वो सॉल्व कर लेगा तो हम एक क्वेश्चन होता है हमेशा कोडिंग क्वेश्चन में कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक मैट्रिक्स है प्रोग्राम को जज करने का कि कितना एफिशिएंट प्रोग्राम है। ओके। और मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपने करी थी तो इससे बहुत एडवांटेज मिला होगा। बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत इस पर्टिकुलर चीज में कि एक ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे लिमिट्स जो है बड़ी हार्ड होती हैं। कि वो जो क्राइटेरिया होता है बड़ा हार्ड सेट होता है कि आपका ऑर्डर ऑफ एन का ही सोल्यूशन एक्सेप्ट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं सोल्यूशन एक्सेप्ट। और उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज बड़ी अच्छे से आपको डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। तो आप वो इंटरव्यू में वो झलकता है कोई भी कैंडिडेट। तो जैसे जो मेरी समझ कहती है कि आपको एक तो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से आपको एफिशिएंसी का मतलब समझ में आता है, वहीं पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझते हैं, मेमोरी के बारे में भी समझते हैं और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, जिससे आपको पता चलता है किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाएंगे तो ये ज्यादा एफिशिएंट बन पाएगा। बिल्कुल। और सेकंड चीज उसके बाद हमें करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिससे कि हम रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सके। हमें वो एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए हमें टाइम बाउंडेशन में प्रोग्राम बनाना होता है, और ये सब आपके इंटरव्यू प्रोसेस का हिस्सा ही बन जाता है। लेकिन एक चीज और है जो स्टूडेंट का डाउट रहता है,
इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंग्लिश का तो मैं खुद ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब है, जितनी आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा खराब है। और मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है दूसरी कंट्रीज़ में। मैंने यूएस में बहुत टाइम स्पेंड करा है, वो भी यूएस के अलग अलग स्टेट्स में। लंदन में मैं 2 ढाई साल रहा। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरी टीम में सारे जो मेंबर्स होंगे वो सारे ब्रिटिशर्स होंगे या अमेरिकन्स होंगे। इंग्लिश मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस फील्ड के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आपकी टेक्निकल इंग्लिश बस अच्छी होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। Exactly. तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, बट दैट डजेंट मैटर। तो बहुत सारे लोग जो इस बात को लेकर परेशान है कि इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, इसके कारण हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो देखिए आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि आप अगर इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश भी करोगे तो आप देखोगे कि साल भर बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट लाना आसान नहीं होता तब तक जब तक कि आप उस एनवायरमेंट में ना रहो। जैसे आप बहुत साल यूएसए में रह रहे हो, तो वहां पे रहते रहते आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, और वो भी बोलचाल की भाषा में। अगर देखा जाए तो जो लिटरेरी इंग्लिश होती है, जिसमें आप बहुत अच्छा लिख सके, बहुत अच्छा बोल सके, तो वो एक आर्ट फॉर्म है। तो वो आर्ट फॉर्म सबका डेवलप नहीं होता, कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी थिंग फॉर सिलेक्शन इन दीज कंपनीज। तो ये तो बात बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। आपने अपना एग्जांपल दे दिया, और आपने मेरे ख्याल से 7-8 कंपनीज में अभी तक काम किया है। बिल्कुल। और ये जो फैंग कंपनीज है, कॉमन फ्लोर से आपने शुरुआत की, जो कि उस समय ग्रेट स्टार्टअप थी, बहुत ही ग्रेट। और इसके बाद आपने खुद का भी कुछ स्टार्टअप चालू किया था। हाँ, मैंने एक खुद का स्टार्टअप भी शुरू किया था, जो डिस्कवर नाम से एक स्टार्टअप था, जिसमें हम बेसिकली ऑनलाइन जो हमारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे प्रोडक्ट को क्रॉल करते थे, बेसिकली अपने वेबसाइट पे दिखाते थे और रीडायरेक्ट करते थे, और हमें एक कमीशन मिलता था कि अगर हमारे वेबसाइट से कोई परचेज करेगा। परचेजिंग होती थी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, बट हमें अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमीशन मिलता था। तो मैंने अपना मतलब वहां पे भी अपना लक ट्राई किया स्टार्टअप खुद का करके। और मेरी जो इनिशियल जर्नी रही है, मेरे पास ऑफर्स हमेशा से थे फैंग कंपनीज के, बट जब मैंने कॉमन फ्लोर में काम करा और कॉमन फ्लोर ने मेरे को जिस तरह का एनवायरनमेंट दिया, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। कैसा एनवायरनमेंट था? बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट था। जल्दी जल्दी कोड लिखना, कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन उतना करते नहीं थे हम लोग, फटाफट फटाफट प्रोडक्ट शिप करते। तो एक जो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन होती है आपके प्रोडक्ट की, आपको वो मिल जाती थी, तुरंत कस्टमर फीडबैक मिला कि ये चीज अच्छी बनी है। और वो बड़ा फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट और बड़ा ही कूल सा कल्चर होता था बैंगलोर में स्टार्टअप का, अभी भी है। मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। तो मैंने हमेशा फैंग कंपनीज को पीछे रखा, सेकंड प्रायोरिटी रखा हमेशा स्टार्टअप्स को, हमेशा। और मेरी उस समय प्रायोरिटी पे वे को लेकर भी उतनी एम्बिशियस नहीं थी मेरी प्रायोरिटीज की। मेरे को बहुत ज्यादा पे करना, मेरे को वो मजा आता था वो काम करने में, और मेरे को बहुत अथॉरिटी होती थी। जब मैं स्टार्टअप में काम करता था, मेरे पास ऑप्शन होता था मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता हूं। तो मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही बढ़िया था, और मैं अपने टर्म्स पे काम करता था। तो मैं हमेशा स्टार्टअप चूज करता था। मेरे पास ऑलमोस्ट कॉमन फ्लोर के बाद ही मेरे पास अमेजॉन का ऑफर था, बट मैंने कभी ज्वाइन नहीं करा। उसके बाद भी और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का था। बट हुआ क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल स्टार्टअप्स में काम करने के बाद में ये सारे स्टार्टअप शट डाउन हो रहे थे। कॉमन फ्लोर अक्वायर हो गया, जो डिस्कवर मैंने स्टार्टअप करा था वो शट डाउन हो गया, बिकॉज हम फंड नहीं रेज कर पाए। फिर उसके बाद में एक और स्टार्टअप था शोटैंग करके, हम कॉमन फ्लोर के ही काफी लोगों ने मिलके ज्वाइन करा था वहां पे, वो शट डाउन हो गया। तो बिकॉज ये बार बार शट डाउन हो रहे थे, तो मुझे लगा कि एज ए एक्सपीरियंस मुझे बड़ी कंपनी का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तब मैंने अमेजॉन ज्वाइन करा, और तब से फिर मेरे को एक तरह का आप बोल सकते हो आदत सी लग गई बड़ी कंपनीज में, क्योंकि आपको बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टाइप का मिलता है, मजा आता है, अलग तरह का थ्रिल होता है वहां का भी, और मुझे अच्छा लगने लगा वहां पे। तो फिर मैं बड़ी कंपनीज के साथ ही फिर कंटिन्यूसली काम करता है। आप बता रहे हैं आपने अमेजॉन में करीब 1000 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए। बिल्कुल। मतलब इज दिस अ नॉर्मल थिंग फॉर एन एम्प्लॉय? नहीं, नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी, जनरली कोई नहीं करता है, बट वहां पे इंटरव्यू लेने के बड़े सारे पर्क्स थे। आपको ट्रैवल करने को मिलता था, आप अपनी मर्जी की फ्लाइट बुक करके जा सकते थे जहां इंटरव्यू हो रहा है, और बड़ी आपको एक रिस्पेक्ट वाली चीज मिलती थी कि इसने इंटरव्यू ले लिया।
और मेरे को जस्ट मजा आता था इंटरव्यू लेने में। तो मैं हमेशा वहां पे जितने ड्राइव्स होते थे सब में अपने आप को एनरोल कर देता था कि मैं अवेलेबल हूँ इंटरव्यू के लिए। और उसकी वजह से मुझे बड़े सारे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिली। मैं कई बार विदेश ट्रैवल किया मैंने जस्ट इंटरव्यू लेने के लिए। मैं जॉर्डन गया, वहां पे लोगों को ट्रेन करने, वहां पे अमेजोन की एक नई टीम सेटअप हो रही थी जिनको एक ट्रेनर चाहिए था कि जो उनको सिखाए कि इंटरव्यू लेते कैसे हैं, अमेजोन का कल्चर कैसा है। तो मैं वहां गया, वहां पे कुछ दिन रुका, उनको ट्रेन करा। तो इस तरह की बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज थी। मैंने यूएस में जाके भी इंटरव्यूज लिए, वो मेरे को बड़ा थ्रिल देता था। तो मैं उसका पार्ट एक बार बना और एक बार अमेजोन के रिक्रूटर्स के बीच में थोड़ा पॉपुलर हुआ कि एक बंदा है अमेजोन में जो इंटरव्यूज लेता है और बड़ा टाइमली फीडबैक भरता है। तो इंटरव्यूअर्स जनरली क्या करते हैं कि फीडबैक टाइम से नहीं भरते हैं या थोड़ा सा वैसा रहता है। तो उनको ये था कि एक है जो बहुत सिंसियरली इंटरव्यूज लेता है, टाइमली फीडबैक भरता है, टाइमली डीब्रीफ में आता है, काफी डिसिप्लिन्ड है। तो मुझे हमेशा वो लोग हाई प्रायोरिटी पर रखते थे जब भी कोई नई ड्राइव होती थी। तो मैंने कॉलेज में जाके कैंपस ड्राइव्स कराई। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन एक सिंपल रोड मैप हम बनाते हैं, ठीक है, कि एक गाइडेंस हमें मिले कि एक स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, अभी उसके पास 1 साल 2 साल है प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसको कितना समय लगेगा इन कंपनीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए और क्या स्टेप्स उसे करनी चाहिए आइडियली। भले हम स्टेप के डिटेल में बहुत ज्यादा ना जाए, लेकिन ओवरव्यू दे। अगर एक 4th ईयर में है, अभी जस्ट आया है एक बच्चा और अब वो सोच रहा है सीरियसली कि मेरी प्लेसमेंट हो, और अब अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं उसके कॉलेज, या तो इतना अच्छा कॉलेज हो कि बहुत सारी प्लेसमेंट वहाँ पे आने वाली है जैसे आईआईटीज में होता है बहुत, या फिर वो नॉन आईआईटी में है, किसी लोकल कॉलेज में है और वो उसको उसके कॉलेज में कैंपस नहीं आने वाला है, बट वो अप्लाई कैसे करे। तो दोनों के लिए थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होगी, बट इन जनरल जो एक चीज कॉमन होगी उन दोनों के अंदर कि सबसे पहली चीज उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है जिसपे उसे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। वो स्टार्ट उसकी C++ लर्निंग लैंग्वेज वो होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके बाद में, और ऐसा कभी भी अपने आप को एक लैंग्वेज तक लिमिट नहीं करना है, क्योंकि आप देखो सारी लैंग्वेज का सिंटैक्स और ये सारी चीजें सब C++ जैसी ही हैं, क्योंकि ये सारी C ड्राइव लैंग्वेजेस ही हैं। तो एक बच्चा अगर ये कंफ्यूजन में है कि मैंने C पढ़ लिया, मैं जावा क्यों पढ़ूं, तो ऐसा नहीं है। जब आप कंपनी में जाओगे, जैसे मैं फेसबुक में था, तो फेसबुक में मुझे कभी तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता था, कभी C++ का कोड लिखना होता था, कभी रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कभी उसका कोड लिखना है, कभी एक लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कभी उसका लिखना है, और कभी C++ का लिखना है। तो अगर मैं बोल दूं कि यार लुआ तो मेरे को आता नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तो नाम नहीं सुने, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक डेवलपर कभी नहीं बनना चाहिए, आप लैंग्वेज एग्नोस्टिक होने चाहिए कि कोई भी लैंग्वेज आए, क्योंकि सब लैंग्वेज का बेस तो सेम ही है। सिंटैक्स सीखने में तो सिर्फ एक दिन लगेगा कि इसमें फॉर लूप ऐसे लगाते हैं और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप ऐसे लगाते हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज है। और आजकल कोड एडिटर तो आपको पता ही है, इतना अच्छा ऑटो सजेस्ट आता है कि वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है आज के समय पे। तो ये चीज है। तो आप स्टार्ट करो C++ से, फिर आप हो सकता है कि आपकी इंटरव्यू के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो आप पाइथन या जावा चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो पाते हो। मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि पाइथन चूज करें, बिकॉज उसका जो सिंटेक्स है वो बहुत कॉन्साइज होता है, छोटे में आप जल्दी, और टाइम बचेगा, इससे टाइम बचता है आपके पास। एटलीस्ट मैं तो ये मानता हूं कि 5 मिनट का एडवांटेज होता है पाइथन में जो कोड लिखता है इंटरव्यू में। आपके पास, आपने एक बार लॉजिक फॉर्म कर लिया, आप कोड फटाफट लिख दोगे पाइथन में, सेमीकोलन का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, फटाफट कोड लिखा, लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं। तो उस पे कमांड हो आपकी एक लैंग्वेज पे, इंटरव्यू वाली लैंग्वेज पे। मैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूं, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। दूसरी चीज, उसको अपने डेटा स्ट्रक्चर्स पे बहुत काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स है नहीं, 8 से 10 होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, उन पे कमांड होनी चाहिए, उनको इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए कि वो, अगर मेरे को खुद अपनी स्टैक की लाइब्रेरी लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा, और उनको यूज करना भी आना चाहिए। दोनों चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स पे आपकी कमांड हो गई, आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो गई, फिर आपको फोकस करना चाहिए सारी नेम्ड एल्गोरिथम्स पे, जो बेस एल्गोरिथम्स है, जैसे बाइनरी सर्च हुआ, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम हुआ, ऐसे ही बहुत सारी नेम्ड एल्गोरिथम है जिनका नामकरण किया गया है, जो एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं बीच में लगेगी। ये सारे आपके हो गए टूल्स।
उसके बाद आपको जंप करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग, आप जितनी कोड कर सको अलग अलग। तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स भी बनाने चाहिए। बिल्कुल सब कुछ करना चाहिए। आप कॉलेज में हो तो वो बेस्ट टाइम है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए। बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप ये मत सोचो कि मेरी रैंक ऑल इंडिया में ये नहीं आ रही है वो नहीं, मतलब इतना हाई एम्बिशन रखने की जरूरत नहीं है जॉब के पर्सपेक्टिव से। यहाँ मैं एक मिनट रुकूंगा, दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में कि रोहित का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो आपने जब कॉलेज के दिनों में थे तो आप किस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की साइट पे? मैं कोड शेफ पे किया करता था और एक पॉइंट पे मेरी इंडिया में कोड शेफ पे 23rd रैंक भी रही है। वाओ। तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, पहले उन्होंने खुद उस लेवल को अचीव किया है, उसके बाद वो बातें बता रहे हैं आपको। तो यस प्लीज कैरी ऑन। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको, आपके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। पहला बेनिफिट है आप कम टाइम में फास्ट कोड लिखना सीखते हैं। वहां पे एक्यूरेसी, आप बार बार रॉन्ग सबमिट नहीं कर सकते, नहीं तो आपके पास किसी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स ही होते हैं सबमिट करने के लिए, तो बार बार गलत करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और वो आपको एक उस टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में आपको प्रेशर फील कराता है। जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बैठते हो तो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है आपके अंदर, जो बहुत यूजफुल होती है आपके इंटरव्यूज में, क्योंकि आपके सारे इंटरव्यूज टाइम बाउंड होते हैं। 45 मिनट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वहां पे वो बड़ा हेल्पफुल होता है। बट ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत कठिन क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत टफ वाले, जरूरी नहीं है आपको वो सब करना। पर होगा क्या, जो मैं बता दूं सबको, कि आप जब एक बार करने लगोगे तो उसका चस्का चढ़ता है लोगों को, नशा टाइप का होता है। एक बार आपको किसी को वो नशा चढ़ जाता है, किसी को नहीं मजा आता उसमें। अगर आप वैसे हो कि आपको चस्का चढ़ गया, आपको मजा आ रहा है, आप रात भर सोओगे नहीं। आप 2 घंटे सोओगे हर दिन, आपको बिल्कुल अब डूब जाओगे उसके अंदर, इतना मजा आने लगेगा। और उसमें आप घुस गए एक बार तो आपके लिए वो बहुत अच्छा, आप करो आपको जब तक मजा आ रहा है। बट बाकी जिसको नहीं भी आ रहा है मजा, वो एटलीस्ट ट्राई करे, एक्सपीरियंस ले। और वहां पे जैसे कोड शेफ में 10 क्वेश्चन का एक लॉन्ग टर्म चैलेंज होता है, हर महीने होता है। अगर आप 4 तक भी कर पा रहे हो, 10 में से 4, आप अच्छे लेवल पे हो। आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उसके, आपको जरूरी नहीं कि 6, 7, 8वें तक, क्योंकि फिर क्वेश्चंस बहुत आउट ऑफ स्कोप चले जाते हैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। वो बहुत, उसमें कोई हायर लेवल की मैथ्स इन्वॉल्व होगी या बड़ी ही कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इन्वॉल्व होगी जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, और वो सब इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आउट ऑफ स्कोप है, आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे जो इजी कैटेगरी है और जो मीडियम है, मॉडरेट कैटेगरी है, उसको ज्यादा टारगेट करना चाहिए। उसको टारगेट करो आप। ओके, ठीक है, वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो बच्चों को एक और चीज लगती है, वो जावा और पाइथन में चूज करना चाहते हैं। क्या इसका कोई क्लियर कट बेसिस है कि नहीं यही वाला ज्यादा सही है? कोई क्लियर कट बेसिस नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं अगर किसी को मुझे सजेस्ट करनी हो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कौन सी लैंग्वेज चूज करे, तो मैंने बताया पाइथन। बट मैंने खुद सारे इंटरव्यूज जावा में दिए हैं आज तक, हमेशा। जबकि मेरे शुरू से करियर में मैंने कभी जावा में काम भी नहीं किया आज तक, बट मैं इंटरव्यूज जावा में देना प्रेफर करता हूँ। पता नहीं क्यों, बस मैंने शुरू में जावा लैंग्वेज चूज कर ली, मुझे अच्छी लगी और मैं उसी में इंटरव्यू देता आया। मेरे जो जावा में जितने हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से, मुझे कलेक्शन लाइब्रेरी की अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं फटाफट कोड, भले ही उसमें वर्बोस होता है कोड, बट मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर करके इतनी स्पीड डेवलप कर ली कि मैं इंटरव्यू में परफॉर्म कर लेता हूँ उसकी हेल्प से भी। बट किसी को अगर मुझे शुरू से चूज करना होता तो मैं आज के समय पे शायद पाइथन चूज करता। और मैंने जब किया था तो मेरे को ऐसा लगता था कि जावा की जॉब्स मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो अच्छा होगा कि मैं जावा सीख लूं। तो मेरे कुछ अपने थॉट्स थे जावा चूज करने के लिए, और दोनों ही बहुत बहुत अच्छे हैं। जावा में भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर पे बेटर इंप्रेशन बना सके, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ी कोर लैंग्वेज है, थोड़ी सी, मतलब उसमें उतनी फंक्शनैलिटी नहीं है जितनी पाइथन में है। तो इंटरव्यूअर पे थोड़ा सा एक हल्का सा, मैं बोलूंगा, एडवांटेज मिलता है इंटरव्यूअर के माइंडसेट में कि ये जावा में कोड लिख रहा है, अच्छा कोड लिख रहा है। आप बहुत प्यारा कोड भी लिख सकते हो उसमें सारी चीजें हैं। प्लस एक और चीज होता है कि आपके जब आप सीनियर बन जाते हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अप्लाई करते हैं, तो एक राउंड होता है आपका LLD, लो लेवल डिजाइन। वहां पे जावा में सारे डिजाइन पैटर्न्स मोस्टली आपको मिलेंगे, वो जावा में ही मिलते हैं जो डिजाइन पैटर्न्स हैं।
उसकी वजह से भी मेरा एक प्रेफरेंस था जावा की तरफ, कि मैं ताकि लो लेवल डिजाइन के डिजाइन पैटर्न वाले क्वेश्चंस जावा में कर सकूं, क्योंकि वो इंटरनेट पे अवेलेबल ही जावा में थे, उनके जो एग्जांपल्स थे वो आप पाइथन में भी कर सकते हो। बट मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे जावा के एग्जांपल ज्यादा मिल रहे थे, वो भी एक सबकॉन्शियसली मेरे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा था कि जावा शायद बेटर रहेगी। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर जो सजेस्ट करता हूँ, आप बताइएगा कितना एग्री करते हैं आप मेरी इस बात से। मैं कहता हूँ जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो इन 5 लैंग्वेजेस को जरूर सीखें। शुरुआत आप सी लैंग्वेज से करें, उसके बाद आप C++ करें, फिर आप डेटा स्ट्रक्चर करेंगे C++ में। तो अभी 2 लैंग्वेज हो गई, C एंड C++। इसके बाद आपको जावा भी करनी है और पाइथन भी करनी है, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड में बहुत ज्यादा यूज में आती है। बिल्कुल। और हर कंपनी इन पे काम कर रही है। और एक 5वीं लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में अगर देखा जाए तो वही एक लैंग्वेज डोमिनेटिंग लैंग्वेज है। बैक एंड में भी यूज हो रही है, लेकिन फ्रंट एंड में तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर ये 5 लैंग्वेज कोई अपने फ्रेशर वाली लाइफ में, मतलब अभी जॉब लगी नहीं, वो सीख ले, तो मेरे ख्याल सफिशिएंट हो। बहुत सफिशिएंट। यही 5 लैंग्वेज है और यही 5 लैंग्वेज मैंने भी सीखी। और जैसे जावास्क्रिप्ट का आपने बताया, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखे हैं जावास्क्रिप्ट पे नहीं काम करते उतने ज्यादा लोग, और थोड़ा सा फ्रंट एंड को अवॉइड भी करने की कोशिश करते हैं। बट लोगों को आइडिया नहीं है कि फ्रंट एंड में भी सैलरीज क्या मिलती है आज के टाइम पे, और जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। और आपको फ्रंट एंड करना है तो आपने जैसे बताया उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और सारे आप आज के समय पे आप HTML नहीं लिखते हो, जहां तक है आपके पास मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं जैसे रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js। आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही लिखते हो, वो आपके लिए HTML जनरेट करता है। आप प्रॉपर कोर कोडिंग वाली चीजें लिखते हो वहां पे, और बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। मेरे पास, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद जावास्क्रिप्ट पे काफी काम किया, उसको अच्छे से सीखा है। मैं जिस भी कंपनी में गया, मेरे को हमेशा उसने एक एडेड एडवांटेज दिया, मेरे को क्राउड से उसने डिफरेंट खड़ा करा। क्योंकि जैसे मैं Amazon में था, हम बैकएंड पे ही काम करते थे, बट कुछ ऐसी चीज थी कि मुझे कुछ फ्रंट एंड के विजेट्स बनाने थे। तो या तो हमारी टीम किसी एक इंजीनियर को हायर करे, फ्रंट एंड डेवलपर को, या फिर कोई हम में से ही कोई। तो मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि मुझे ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आती थी, और वहां का जो फ्रंट एंड था वो पूरा मैंने डिजाइन करा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जो मुझे वहां पे एक अलग एक खड़ा करता था कि ही कैन डू बोथ फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। तो मेरे पास फुल स्टैक की मेरी रेंज बढ़ गई। मैं ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकता हूँ, ज्यादा सुटेबल हूँ। तो वो एक एडेड एडवांटेज देता है। तो मेरे को लगता है सबको थोड़ा तो जावास्क्रिप्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक लास्ट पॉइंट में टच करना चाहता हूं आज के इस सेशन के लिए। लिंक्डइन आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है लिंक्डइन सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग के लिए, जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, रेफरल्स हासिल करने के लिए। बिल्कुल। और क्योंकि लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया यूज कम करना चाहिए, पर ये सोशल मीडिया है प्रोफेशनल्स का। बिल्कुल। और जॉब ऑफर्स भी मिल जाते हैं, बिल्कुल, फ्रेशर्स को भी और एक्सपीरियंस लोगों को भी। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें लिंक्डइन को यूज करने के एडिकेट्स भी होने चाहिए। जैसे कई लोग मतलब आपको डायरेक्ट मैसेज करेंगे, पहले हाय भेजेंगे, उसके बाद फिर आप उनको रिप्लाई करोगे, फिर जाके वो अपना पर्पस बताएंगे। दिस इज सो अनप्रोफेशनल। बिल्कुल। तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, उसके लिए क्या एक की टिप आप देना चाहेंगे लिंक्डइन के बारे में? तो लिंक्डइन पे जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली एटिकेट्स होने चाहिए। आप ये समझो कि हर बंदा जो वहां पे है वो एक प्रोफेशनल है, उसके टाइम की वैल्यू है। तो आप बैक एंड फोर्थ चैट की तरह उसे यूज करोगे कि आपने हाय भेजा, वहां से रिप्लाई आया, फिर आपने कुछ नहीं। आप एक ही बार में अपना मैसेज फॉर्मुलेट करिए। से आपको वो जहां काम करते हैं आपको वहां पे रेफरल चाहिए, तो आप प्रॉपरली उनको एक बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं यहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ और आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी आपकी कंपनी में। आप इज देयर अ ओपनिंग फॉर इन योर कंपनी, इस तरीके से आप अच्छा सा एक मैसेज फॉर्म करिए और बस एक ही बार में उसको सारी डिटेल बता दीजिए, CV अटैच करके भेज दीजिए, ठीक है। रेदर देन वहां पे वो कोई दोस्ती करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। और आप प्रोफेशनली अगर लोगों को मैसेज करेंगे, बात करेंगे, अच्छे लोगों से कनेक्ट करेंगे, नेटवर्किंग अच्छी बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली बहुत हेल्प होगी। मुझे मेरे ऑलमोस्ट सारे जॉब्स के लिए मुझे लिंक्डइन पे ही किसी रिक्रूटर का मैसेज आया, बिकॉज मैं लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव था, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बहुत लोगों से कनेक्टेड था,
वहाँ पे रिक्रूटर्स आते हैं, रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल स्कैन करते हैं। आप मेक श्योर करो कि आप सारी चीज़ें अपनी अप टू डेट रखो, आपके जितने वर्क्स एक्सपीरियंस हैं, आपकी स्किल्स हैं, आपके सर्टिफिकेशंस हैं, सबको प्रॉपर अप टू डेट रखो। जब रिक्रूटर्स आते हैं वो देखते हैं, वो खुद आपको मैसेज करेंगे। बच्चे बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि हम मैसेज कर रहे हैं और हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका मैसेज हो सकता है अनप्रोफेशनल टाइप का हो, को पता नहीं कि कैसे रीच आउट करना है। दो सबसे बड़ी गलती हो सकती है, एक तो अनप्रोफेशनल वे में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरा उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, वहां पे कुछ पता ही नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर यही नहीं पता चलेगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा इग्नोर करेंगे, बिकॉज उनके पास भी ढेरों ऐसे मैसेजेस आते होंगे। आपको उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। तो आपके पास भी ऐसे ढेर सारे मैसेजेस आते होंगे कि हमें रेफरल दे दीजिए। बिल्कुल। तो अब कई लोग तो खैर रिपीटेडली बहुत अनोइंग भी हो जाता है कि बार बार बोल रहे हैं कि नहीं प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। तो कैसे आप तय करते हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोग अपना रिज्यूम भी भेजते हैं, तो रिज्यूमे भेज रहे हैं तो रिज्यूमे पढ़ने का टाइम तो होता बिल्कुल नहीं होता आपके पास। मान के चलिए कोई भी रिक्रूटर है वो 30 सेकंड से ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा। तो आपका रिज्यूमे आपको ऐसे बनाना है कि 30 सेकंड में कोई स्कैन करे तो क्या क्या उसको दिख जाए। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो देखते हैं वो देखते हैं स्किल्स। तो आपने जैसे कुछ लैंग्वेजेस का नाम लिखा है, जावा, C++, एटलीस्ट कोई लैंग्वेज। फिर आप कुछ फ्रेमवर्क का नाम लिख सकते हो कि मैंने इस फ्रेमवर्क पे काम करा है। बिकॉज कुछ कंपनीज बहुत स्पेसिफिक होती हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो इस फ्रेमवर्क पे, जैसे स्टार्टअप्स होती हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो पहले किसी को हायर करें, फिर ट्रेन करें, फिर उससे काम कराएं। बड़ी कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं चीज। जैसे फेसबुक की मैं बात करूं, फेसबुक में हमारा एक बूट कैंप करके एक प्रोग्राम होता था जो 3-4 महीने तक चल सकता है, जिसमें आप बस सीखो। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप बस सीखते हो कंपनी के बारे में। तो आप सारी टेक्नोलॉजीज जिस पे आपने काम करा है, जिस पे आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, क्योंकि आपने रिज्यूमे में कुछ लिख दिया, इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन, तो आप कॉन्फिडेंट भी हो एटलीस्ट उस पर, तभी रिज्यूमे में भर देना ऐसे कुछ नहीं होगा कि आप सारी जहां की टेक्नोलॉजी उसमें डाल दो कि मेरे को सब आता है। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उस पर, तो आप थोड़े कॉशियस रहो, आप प्रॉपरली अपनी स्किल्स मेंशन करो। दूसरी चीज, आपने या तो आप फ्रेशर हो तो आपके पास से प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आप वो प्रोजेक्ट के बारे में डालो और उसका एटलीस्ट गिटहब लिंक होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा कोड भी आप देख सकते हो। क्योंकि कोई अगर आपकी एक बार आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, उसके बाद में हो सकता है वो डिटेल में भी देखेंगे आपका रेज्यूमे, है ना। तो ऐसे नहीं सोचना कि मुझे सिर्फ 30 सेकंड का स्कैनर पास करना है, आगे चल के वो डिटेल में भी देखा जाएगा। तो आपके लिंक्स होने चाहिए कि कोई उसको लिंक को ओपन करके चेक कर सके। तो और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें प्रॉपर कंपनी का नाम, कहाँ काम किया। और जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आप सिर्फ उसमें कोशिश करें कि इम्पैक्ट्स बताएं। इम्पैक्ट क्या होता है कि मैंने ये सर्विस बनाई जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू यहां से यहां बढ़ गया, और ये चीज मैंने ऐसे बनाई। इस तरह की आपकी लाइंस होनी चाहिए। तो फिर उसकी क्यूरियोसिटी बनेगी कि इसकी डिटेल में जाएं, कि इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। आप बता सकते हो कि मैंने SQL सर्वर में ये चेंजेस करे जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी 10% बढ़ गई। राइट। इंटरव्यूअर के पास बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि कैसे क्या किया था यार, क्यूरियोसिटी आ गई। और ये ऑब्वियस भी हो जाता है कि इंटरव्यू में अब क्या पूछा जाएगा, तो मतलब यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। बिल्कुल, आप गाइड कर सकते हो इंटरव्यू को गाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब यदि हमने कुछ काम किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं या कुछ भी हमने वर्क एक्स है हमारे पास, तो हम उसी के ऊपर इंटरव्यू करवा सकते हैं, तो उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात की जा सकती है। अभी हमने लिंक्डइन के बारे में बड़े शॉर्ट में बात करी है। इसके बारे में अगर डिटेल में गाइड करने बैठे तो कैसा प्रोफाइल बनाना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना चाहिए, और हमारे प्रोफाइल में क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए जो ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएंगी अच्छी जॉब हासिल करने में इन अ लॉन्ग टर्म। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि एक बार जॉब मिल गई तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप आगे जाके जॉब स्विच भी करोगे तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो वहां पे आपका प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोफाइल हमेशा ग्रो होते रहना चाहिए। तो एक तो ये पूरा एक सेशन उसके ऊपर हो सकता है। एक सेशन इस बात के लिए हो सकता है कि हमें प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे जाना है, हमें कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, नेटवर्क एप्लीकेशन बनानी है, GUI एप्लीकेशन बनानी है, या फिर हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है, बिल्कुल किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, इस पर बात हो सकती है। हम लोग बात कर सकते हैं रिक्रूटमेंट की पूरी जर्नी क्या होती है, गूगल में कैसे क्या क्या स्टेप्स होती हैं, कैसे अप्लाई करना है, फिर कैसे इंटरव्यूज होते हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। यही बाकी कंपनीज के लिए भी है। तो मुझे ऐसा लगता है रोहित, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आपका जो प्रोफाइल, जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है,
वो ये कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बिल्कुल। एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक पॉडकास्ट में वो सारी चीजें कवर करें। तो एक बात तो तय है, आज आप बाय चांस भोपाल में हैं तो हम लोग साथ में बैठ के ये पॉडकास्ट शूट कर पा रहे हैं, बट अदरवाइज हम ऑनलाइन कनेक्ट होकर भी बिल्कुल। मल्टीपल सेशंस लेंगे जिससे इन लोगों को गाइडेंस मिले, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज की डेट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इतनी सारी मिल रही है, मुझे पता नहीं है कि मुझे इसमें से कौन सी वाली चुनना है। बिल्कुल। तो आपके मुंह से जब ये बातें निकलेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बिलीव होगा, ज्यादा उन्हें समझ में आएगा कि नहीं ये बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस रिलेवेंट है। बिल्कुल। तो आप बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। तो माय सर्जी के लिए कोई भी मैसेज आपका माय सर्जी ऑडियंस के लिए है तो वो देते हैं, और उसके बाद फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो माय सर्जी पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या मैं ये बता सकता हूं कि माय सर्जी क्यों बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। तो सर बिलीव करते हैं कि वो कभी आपको स्पून फीड नहीं कराएंगे, वो आपको खुद अपने पैरों पे चलना सिखाते हैं। सबसे मेजर जो उनकी जो टीचिंग स्टाइल है, तो एक बेस जो होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो बड़ी कंपनीज के लिए ट्राई कर रहा है, उसका जो बेस स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन हो सकता है वो आपको माय सर्जी पे ही मिलेगा। मैंने सर के कोर्सेज देखे हैं, C++, मैं खुद भी सर से पढ़ा हूं। जो अभी उन्होंने पाइथन की एक स्पेसिफिकली सीरीज शुरू करी है जो बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपका C++ बेस अच्छा हो चुका है तो आप पाइथन में, और सर आपको रियल में प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद से सिखाएंगे, आपको सोल्यूशन नहीं बताएंगे। तो सर की जो लर्निंग का तरीका है, जो सिखाने का तरीका है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे सर ज्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन कि आप थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी पे इतना बिलीव नहीं करते हैं। आपको प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और सबसे अच्छी जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंसिंग लर्निंग ही होती है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो। आप जो कोड टाइप करते हो तभी आप सीखते हो। उस तरह की चीज आपको माय सर्जी पे ही मिलेगी सबसे अच्छी। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी को अपना जर्नी एकदम बेस से शुरू करनी है, उसे कुछ आइडिया नहीं है, तो माय सर्जी उसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू रोहित फॉर वाइस वर्ड्स। पर मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे अभी इस समय, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए, क्योंकि जो आपके सवाल होते हैं इससे ये तय होता है कि हमें आगे किस टॉपिक पे बात करनी है। इससे ये तय होता है कि आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या कन्फ्यूजन है। तो जो हमारे को समझ में आता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो तो हम लेकर आएंगे, लेकिन आपके सवाल बहुत हेल्प करेंगे ये बताने के लिए कि हमें अगला क्या कंटेंट आपके लिए लेकर आना है। तो आज की पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग है। थैंक यू रोहित यहाँ आने के लिए, और ऐसे आगे हम और भी सेशंस करेंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।